लेट 0 रूट्स ऑफ ऑप्शन ऑप्शन नहीं। चलिए ठीक, देखिए सबसे पहला चीज इसके बारे में, आपके पास fx है, आप इसका f डैश x निकालें इक्वल टू 0 करें। वैसे आप ये देख सकते हैं ये जो भी होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रहेगा a से b। a और b जो है ये 0 से π/2 है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan भी कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल, sin भी कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल और cos भी कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल। तो कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल और f डैश x इक्वल्स टू 0, रॉल्स थ्योरम तो लग ही गया। अगर रॉल्स थ्योरम लग गया तो वैसे केस में आपको इतना तो एक आंसर मिल गया कि एटलीस्ट वन रियल रूट। ठीक है, हाँ, इसलिए हम आपसे ऑप्शन पूछ रहे थे कि अगर ऑप्शन है तो उसमें अगर एटलीस्ट वन, नहीं बोल रहे हैं अगर ऑप्शन है और उसमें एटलीस्ट वन रूट लिखा है तो आप टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे, फिर सॉल्व ही नहीं करना है इसको। अदरवाइज बनाने का तरीका, आपको डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन बताया गया है कैसे करना है, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, तब तो फिर 1 बोल के खत्म कर देंगे इसको। ठीक है, हाँ 1 बोल के खत्म कर देंगे, और नहीं तो हम आपको दे रहे हैं ना 1 मिनट, tan b sin b और cos b। ठीक है, दिस पार्ट इज इक्वल्स टू 0। ये एक बार का डिफरेंशिएशन है, बस ऐसे देखिएगा, थोड़ा समझा रहे हैं। sec स्क्वायर कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट इनटू sec स्क्वायर। ठीक है, तो आप अगर इसको देखें ना sin a cos b माइनस cos a sin b क्या होता है, sin a माइनस b, हाँ माइनस ना, हाँ sec स्क्वायर x सेकंड डिग्री का माइनस लगा देंगे, माइनस। ठीक है, इस cos के साथ आएगा, क्या क्या आएगा, तो देखिए क्या आएगा, इस tan के साथ एक cos और यहाँ पे sin आएगा। ठीक है, cos और sin आएगा, कहने का मतलब बस हम लिख रहे हैं इसको ऐसे, tan a cos x cos b और प्लस sin x sin b, क्या आएगा cos x माइनस b या b माइनस x। ठीक है, अरे tan a के साथ x b है ना, ये b x। ठीक है, फिर प्लस tan b प्लस tan b, इसके साथ, तो इसका फार्मूला कुछ बनता है क्या, cos x माइनस a बनता है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। देखिए आपको पहले भी बताए थे, अगर कभी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का पावर 2 हो या उसमें x का मल्टीपल 2 हो, वो 2 रूट रखता है। ठीक है, तो ये 2 रूट रखेगा, इसका एक रूट मिलेगा, इसका एक रूट मिलेगा। ओवरऑल ये फंक्शन आपको कितना रूट दे सकता है, ये मैक्सिमम आपको 2 रूट दे सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 2 रूट दे सकता है, मगर हमसे पूछा मिनिमम कितना होगा, तो क्योंकि कंटीन्यूअस, क्योंकि डिफरेंशिएबल, क्योंकि f डैश x इक्वल टू 0, इस कारण से आप ये कह सकते हैं कि जो मिनिमम होगा ये तो एक रूट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, समझ में आ गया दोनों चीज। हाँ हाँ, और किसी का क्वेश्चन, हाँ बोलिए। Find the condition if the equation 3x square plus 4ax plus b प्लस b
at least one root in 0 से 1। अच्छा, ये आपको किसकी तरह लग रहा है? ये एक इक्वेशन है। अगर ये एक इक्वेशन है तो वैसे केस में सबसे लास्ट पॉइंट याद कीजिए, पिछले क्लास में बताए थे, अगर एक ही इक्वेशन है तो इंटीग्रेट कीजिए, वहां से आपको फंक्शन मिलेगा। तो आप ये समझ रहे हैं कि ये मेरे पास एक इक्वेशन है, तो जो फंक्शन fx होगा दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन। याद आया कॉन्सेप्ट? तो इंटीग्रेट कीजिए, कितना आया x क्यूब, इंटीग्रेट कीजिए कितना आएगा 2ax स्क्वायर, इंटीग्रेट कीजिए कितना आएगा bx। ये हो गया मेरा फंक्शन fx, ये हो गया मेरा फंक्शन fx। अब आप इस पे अगर रॉल्स थ्योरम अप्लाई कर दें, ठीक है, आप अगर इसके ऊपर रॉल्स थ्योरम अप्लाई कर दें तो सबसे पहला, क्योंकि पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा, पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल होगा। तीसरा अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो वहीं से तो लेके चले ही थे, वो पार्ट कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, हाँ। तो जैसे यहाँ पे रॉल्स थ्योरम, फाइनली डिक्लेरेशन क्या, देयरफॉर रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल, और अगर रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो गया तो वैसे केस में आप क्या कह सकते हैं, देयरफॉर एटलीस्ट वन रूट, किस चीज का, वन रूट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। यानी आप ये कह सकते हैं वन रूट ऑफ डिफरेंशिएट करके जो है 3x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस b इक्वल टू 0। सही है, ठीक, नोट करेंगे फटाफट। और किसी का कोई डाउट? इसको हटा दे। ओ अच्छा, वो चीज बोल रहे थे एफ ए एफ बी। ठीक है, आप पूछे हमसे, ठीक है, सही है, ठीक है। तो अगर आप एफ ए निकालिएगा तो 0 आएगा, tan a sin a cos a, दो कॉलम आइडेंटिकल 0 हो जाएगा। अगर आप b निकालिएगा, tan b sin b cos b, दो कॉलम आइडेंटिकल 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो तो दिया था ना, ठीक है, दिया था तो लिख सकते हैं। मतलब इससे भी काम हो जाता है, केवल इसी से काम हो जाता है, बाकी का कोई जरूरत भी नहीं पड़ता है। अगर वो नहीं दिया है, देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, अगर ये हुआ, अगर ये हुआ, अगर ये हुआ तो इतना होगा, ये कंक्लूजन, ये रिजल्ट, ये कंक्लूजन, ठीक है। मगर मान ले रहे हैं कि अगर दिया है कि हाँ ये एग्जिस्ट ही कर रहा है, तब तो हमको सोचना ही नहीं है, तब तो लिखेंगे उसको, ठीक है, ठीक है। 4x क्यूब 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, हाँ, माइनस x माइनस 1 माइनस x माइनस 1, द रेंज ऑफ वैल्यू, फाइंड यस सर, रेंज ऑफ वैल्यू of f of x1 minus f of x2 divided by x1 minus x2। ठीक है, यस सर, ठीक। चलिए देख, इसमें हम लोग के पास x1 x2 के बारे में तो कुछ बोला नहीं ना। चलिए ठीक, इसको देखिए एक बार, अगर हम इसमें लिमिट लगा दें ये क्या हो जाएगा, अगर x2 अप्रोच कर जाए x1 को, अगर x2 अप्रोच कर जाए x1 को, तो fx1 माइनस fx2, और डिवीजन में x1 माइनस x2, समझिएगा कौन क्या है। x2 हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये x1 प्लस h है, मान लेते हैं x2 बड़ा है x1 से, ठीक है। और तब वैसे केस में अगर x2 x1 के बराबर हो जाएगा तो h कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, h मेरा 0। अब उस कॉन्सेप्ट से आप अगर इसको x लिखते हैं और ये हो जाता है x प्लस h, तो नीचे ये x और ये हो जाएगा x प्लस h, बस क्लियर कट दिखा देना चाहते हैं आप। तो लिमिट h चला गया 0, उसके बाद fx1, तो fx1 x1 को x लिखते हैं, x1 को x लिखते हैं, तो x2 को क्या लिख सकते हैं, x प्लस h,
x माइनस एच, ऐसा कुछ। आप अगर इसको कैंसिल कर दें, यहां का नेगेटिव उठा के यहां लगा दीजिए, आपको एक चीज दिखेगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और इसके डिवीजन में h, ऐसा है। Yes, sir. ठीक है, ये क्या है? नहीं, क्या है? ये डेरिवेटिव है, ठीक है, ये डेरिवेटिव है। बस हम लोग से उसी के बारे में पूछ रहा है, हम लोग से उसी के बारे में पूछ रहा है। तो किसका डेरिवेटिव है? एफ एक्स का। घुमा के बोला एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा? 12x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1, इतना। अब पूछा कि इसका रेंज बताओ, यानी कि डेरिवेटिव का रेंज बताओ क्या होगा, कहां से कहां तक जाएगा। चलिए इसका रेंज निकालते हैं। रेंज निकालने का मतलब क्या होता है? फंक्शन के मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम जाएंगे, ठीक है, मिनिमम से मैक्सिमम। तो जब हम इसका मिनिमम निकालना चाहेंगे तो देखिए तरीका क्या होता है, कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 12 को बाहर निकालेंगे और परफेक्ट स्क्वायर बनाने का कोशिश करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस x बाई 2 आएगा, लिख दिया ऐसे, ठीक है, x बाई 2। अच्छा, उसके बाद माइनस 12 हो जाएगा, इतना। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 12 यहां से x स्क्वायर, उसके साथ में 2ab, ठीक है, b स्क्वायर ऐड करेंगे और b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 12, ऐसा हो गया। यहां से लेके यहां तक परफेक्ट स्क्वायर बन गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। लेके चलिए उसी कॉन्सेप्ट से, इज इक्वल्स टू 12 बाहर खड़ा है, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये 3 टर्म होगा, बाकी को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 12x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये टर्म 12 गुना 16 कितना होता है? हाँ, 192 और 193, माइनस 193 बाई 16, ऐसा हो जाएगा 193 बाई 16। चलिए ठीक है, अब सोच के ये वाला पार्ट सब लिख नहीं रहे, ठीक ना, ये वाला पार्ट हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। उसमें से अगर इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू दिस पार्ट और मल्टीप्लाइड बाई 12, यानी आप ये कह सकते हैं कि f dash x is greater than equals to, f dash x is greater than equals to 12 into minus 193 by 16, और क्योंकि f dash x इससे बड़ा हो रहा है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इट इज द मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम आएगा। आप फंक्शन को एक बार देख लीजिए, आप x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे पॉजिटिव है, ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग होने के कारण इसका मैक्सिमम कहाँ जाएगा? इंफिनिटी। तो वैसे केस में मेरा जो f डैश x है उसका जो रेंज मिलेगा, इट बिलोंग्स टू क्लोज इस नंबर से लेके, ये बोल रहे हैं आप सॉल्व कर लीजिएगा इंफिनिटी तक, ठीक है, ये रेंज आएगा f डैश x का, ठीक है साहिल। सर आंसर 7/4 से इंफिनिटी आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा ना, मेरे कैलकुलेशन को बस चेक कर लीजिएगा, और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, केवल मेरा कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। अगर बाय द वे वैसा आया तो ठीक, कोई दिक्कत, ठीक है, हो सकता है। बस कैलकुलेशन बनाने का तरीका यही, अगर बाय द वे छोटा मोटा आगे पीछे कुछ छूट गया होगा या हम लिखे ही नहीं होंगे ऐसा कुछ भी, तो आप बस उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बताएं, इसमें तो इंटरवल नहीं दिया था ना, इसमें मेरे पास इसका वैल्यू नहीं दिया था। अगर वैल्यू देता x1 x2 का तो इसमें LMVT लगाते, फिर समझे। अगर इसमें मेरे पास x1 x2 का वैल्यू देता तो इसमें लैग्रेंजे लगाते। सर लैग्रेंजे क्यों? लैग्रेंजे क्यों? कारण है f डैश x जो होगा वो, देखिए यहां से ध्यान से, वो कॉर्ड के स्लोप के बराबर होगा, कॉर्ड के स्लोप के बराबर, तो वही लिखा है ना, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है, ये वही चीज। तब उसके बाद स्लोप ऑफ कॉर्ड लेके चलते, मगर क्योंकि मेरे पास ये स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है ही नहीं, अगर वो दिया रहता तो हम उसमें LMVT लगाते, मगर वो दिया ही नहीं है, इस कारण से सिंपल कॉन्सेप्ट लेके चले किसका? डिफरेंशिएबिलिटी का, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, बनाने का तरीका यही है, ठीक है। When the flat height of the water is 3 centimeter, so find the
rate of decrease of the slant height of water given that the vertical angle of the funnel is 120 degree. ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या था, ये इन्वर्टेड कोन था, ठीक। अब इसके अंदर क्या है कि पानी गिर रहा है, ठीक है, बूंदे बूंद गिर रहा है मगर गिर तो रहा है इसके अंदर, तो क्या वो इंक्रीज करता जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें से, सॉरी इसमें से पानी गिर रहा है ना, ठीक है, वाटर इज ड्रिपिंग आउट ऑफ कोनिकल फनल, तो यहां से ये पानी बूंदे बूंद नीचे गिर रहा है, ठीक है, ऐसा। अब इसमें अगर पानी भर के रखे हैं और नीचे गिर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो भी है ये मेरा डिक्रीज करेगा, उत्कर्ष ध्यान देते रहिएगा इन सब बात पे, तो ऑब्वियस सी बात है ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद बोला कि स्लैंट हाइट का जो डिक्रीज है वो निकालो, स्लैंट हाइट का जो डिक्रीज है वो निकालो, तो ये L हो जाएगा। हम यहां से यहां तक मान लेंगे H है, यहां से यहां तक H है और यहां से यहां तक R है, ठीक है। दूसरा एक और बात ध्यान रखिएगा, ये H लिखिए, थीटा, तो कौन सा बोला था, वर्टिकल एंगल, तो वर्टिकल एंगल कौन सा होगा, ऐसे, ये वाला, ये वाला, तो अगर ये मान लीजिए 120 है तो आधा कितना होगा, तो सेमी वर्टिकल से काम है मेरा 60 डिग्री, सेमी वर्टिकल, ठीक है, जो दिया है बस उसी को प्रेजेंट करेंगे, बाकी सबको हटाएंगे। मतलब करना क्या चाहते हैं, मतलब ये करना चाहते हैं कि R को एक्सप्रेस करना चाहते हैं L थीटा में, H को एक्सप्रेस करना चाहते हैं L थीटा में, और उसके बाद जो वॉल्यूम होता है ना 1/3 पाई r स्क्वायर H, तो इसमें केवल मेरे पास L बचेगा और थीटा बचेगा, तो थीटा मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, और L के लिए हम डिफरेंशिएट करके dl/dt फाइंड कर लेंगे। समझे कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, बस वही काम कर रहे हैं, नीचे वाला हटा रहे हैं बस, ठीक है, बस उतना ही हम लोगों को करना है। तो देखिए जुगाड़ किया जाए, सबसे पहला चीज इतना तो पता कि r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर जो होगा वो L स्क्वायर होगा, इतना पता, ठीक है। अब r बेस है तो इसके रिस्पेक्ट में तो ये परपेंडिकुलर है, r बेसिकली बेस है मगर इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन कौन देगा, साइन, मतलब दिख रहा है बेस टाइप का है परपेंडिकुलर, ठीक है, क्योंकि सामने है ना उसके, जस्ट इसके सामने, तो साइन 60 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू r बाई एल, तो L सॉरी R इज इक्वल्स टू L/2 L√3/2, ठीक है, ऐसा। चलिए ये मिला, यही काम अब H के लिए करना है, तो देखिए H है यहाँ बेस और L हाइपोटेनस, कौन, cos 60 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू H/L, ठीक है, तो यहाँ से H जो होगा इट इज इक्वल्स टू L/2, ठीक है, तो ये मिल गया हम लोग को H, जैसा बोले थे R को L थीटा मिलाएंगे, H को L थीटा मिलाएंगे, हो गया, थीटा तो कांस्टेंट था तो ये हट गया, केवल L और L में आ गया। अब पुट करेंगे V में, तो V इज इक्वल्स टू 1/3 पाई R स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा L स्क्वायर 3/4 और मल्टीप्लाइड बाई H मेरे पास L/2, ठीक है, ये 3 और ये 3 कट गया, तो V मेरे पास आया सॉल्व होके π/8 L3, ठीक है, डिफरेंशिएट कर देंगे dB/dt दैट इज इक्वल्स टू π/8 3L स्क्वायर dL/dt। अब इसमें वैल्यू पुट करके जो रिक्वायर्ड होगा निकाल लीजिएगा, ठीक, ये sum of length of tangent and subtangent
हाँ Product of coordinate of points of tangent प्रोडक्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स of tangent ऑफ टेंजेंट, ठीक है। ठीक, पता नहीं हमको कम सुनाई दे रहा है कि आप धीरे धीरे बोल ही रहे हैं। आपको ठीक बोले आप जोड़े से नहीं बोले, आप धीरे धीरे बोल रहे हैं। अच्छा देखिए y इज इक्वल्स टू a, ऊपर वाला देख लीजिए इक्वेशन, ठीक है ना? यस सर ठीक है, तो सबसे पहले तो dy by dx निकाल लेते हैं। तो dy by dx इज इक्वल्स टू कितना, ये 2 आगे आ जाएगा। a by x square minus a square into 2x हाँ 2x ना बजाएगा सर। अरे log का कोई प्रॉपर्टी भी तो होता है, यस सर 2 आगे आएगा। तो इस 2 को पहले खींच के बाहर ले, फिर डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए यही चीज हम पूछ रहे थे बार बार कि क्वेश्चन ठीक है, तो आप दोबारा कंफर्म किए हाँ ठीक है सर। इसीलिए हम बोलते हैं लिखे ठीक है, सुन के लिख रहे हैं, सुनने में तो आप कभी ब्रैकेट बोले नहीं, नहीं तो हम ब्रैकेट दे देते। चलिए ठीक, ये फिर नहीं ये है, ठीक है। अब ln के कारण 1 by x square minus a square और इसके साथ 2x आएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही आएगा मेरे पास dy by dx किसी भी पॉइंट पे। तो किसी भी पॉइंट के लिए थोड़ा सा पहले पॉइंट तो खींच ले। मान लीजिए ये ऐसे गया, ठीक है, इट इज द टेंजेंट, ये टेंजेंट। तो किसी भी पॉइंट पे तो हम इसको नाम दे देते हैं x1 y1 ऐसा कुछ, ठीक, या कुछ मान ले, जब जरूरत पड़ेगा तो देख लेंगे। और जो नॉर्मल है वो ऐसे आएगा, तो नॉर्मल का काम नहीं हम लोग को पता चल रहा है कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, मान लेते हैं। तो PA यहाँ पे हाइपोटेनस की तरह बिहेव कर रहा है, इट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। और यहाँ पे BA जो है, BA इस पर्टिकुलर एंगल के लिए बेस की तरह बिहेव कर रहा है और वो है सब टेंजेंट। बस उसी के कैलकुलेशन के लिए आगे प्रोसीड करेंगे। तो बोला क्या कि पहले लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना, लेंथ ऑफ टेंजेंट y1 इंटू, अब हमको क्या पता क्या होता है, ठीक है। 1 प्लस dx बाई dy का होल स्क्वायर होता था, ठीक। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ, फॉर्मूला याद रखिए, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सब टेंजेंट क्या होता था, dx बाई, कॉपी पलटते हैं मतलब ऐसे ही पूछ रहे हैं। चलिए ठीक है, नहीं कभी नहीं पलटते ना, तब ठीक करते हैं। देखिए लेंथ ऑफ टेंजेंट मिल गया, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट मिल गया हम लोग को, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। अब इसका जो प्रोडक्ट होगा, तो प्रोडक्ट करने से पहले हम एक छोटा सा, क्या ओ सम बोला है, सम बोला है, ठीक। तो इसका सम ले लेते हैं, सम ऑफ लेंथ्स दैट इज इक्वल्स टू y1 बाहर, ठीक है। बस अपने समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं ना, कि हम इसको देख रहे हैं कॉट की तरह, ये कॉट थीटा है, ठीक है, कॉट थीटा। dy by dx tan थीटा होता है, तो dx by dy cot थीटा होगा। तो 1 प्लस cot स्क्वायर इज cosec स्क्वायर, तो केवल cosec, हम इसको केवल cosec मान, ठीक, बस लिख रहे हैं ऐसे। और उसके साथ प्लस में dx by dy क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। अब हमको दिखाना क्या है, at any point is proportional to the product of coordinate of points of tangent, यानी x1 into y1 के बराबर होगा, यही चीज, ठीक है, x1 into y1 के बराबर होगा, ठीक है। हम यहाँ से सीधा y1 into देखते हैं, ये है मेरे पास cosec प्लस cot, तो इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, 1 by sin प्लस cos by sin, ठीक है। तो लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा बाई साइन थीटा, ठीक, इतना। मगर फिर हम इसको पुट नहीं कर पाएंगे ना, लेकिन अगर cot of theta by 2 में तोड़ देता हूं,
थीटा बाई 2 में तोड़िएगा तो ये tan थीटा रहेगा ना, फिर इसका भी थीटा बाई 2 निकालना पड़ेगा। ये तो वैसे भी आएगा कि 2 cos स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 sin cos हो जाएगा, तो ये cot थीटा बाई 2 हो जाएगा। cot थीटा बाई 2 अगर ये आ गया तो भी तो हम लोग को ये तो tan थीटा है, हम सोच रहे थे वही करने के लिए, मगर ठीक। हाँ, क्या बोले थे अभी हम लोग यहाँ पे, dx बाई dy रेसिप्रोकल का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2ax का होल स्क्वायर, ठीक है, एक पार्ट, और उसके साथ प्लस में आ जाएगा अपने पास dx बाई dy का, बस dx बाई dy कहने का मतलब क्या हुआ, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2ax, ठीक है, बाई 2ax इतना होगा, देख लीजिए इसको। हाँ, रूट बाहर रूट बाहर होगा, रूट बस ऐसे होगा, इतना ही होगा, ठीक है, और ये होल ब्रैकेट हो, ये होल ब्रैकेट हो। चलिए ठीक, देखिए सबसे पहले ये वाला पार्ट यहाँ पे भेज दिया, ठीक है, जैसे इसको यहाँ पे भेजेंगे और इसके साथ सॉल्व करके अब थोड़ा सोचना है, थोड़ा सा जगह ले लेते हैं, ठीक है, ताकि कुछ अगर लंबा उम्बा भी लिखना हो तो क्लियर लिख सके हम लोग। देखिए हाँ, आप फिर इसको भेज देते हैं यार, ठीक है ना, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और उसके साथ प्लस x4 प्लस a4 माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसके डिवीजन में 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और उसके साथ ये बगल में कुछ ऐड भी है, छोटा सा लिख लिया जाए x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2ax, ऐसा हो। हाँ, तो आपको यहाँ पे दिखा, बताइए क्या दिखा, लिखे हम, ठीक है, तो उसको बाहर निकाल दें, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा न्यूमरेटर, नीचे 2ax हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2ax हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, और इसमें x बाई 2a बच जाएगा, 2 तो कट गया था, तो इस x को x1 कर देंगे, ठीक है, तो ये आ गया, इससे तो मतलब ही नहीं है, उस a से क्या मतलब, वो तो 2 की तरह होता है, तो बस सम इज प्रोपोर्शनल, तो 1/a मेरा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, हटा दी, ठीक है, सम इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कोऑर्डिनेट, ठीक है, x1 into y1 हो गया, ठीक है, ट्राई किए थे कि खाली उठा के दे दिए थे, अभी तो आप ही हमको बता रहे थे, तो शक हो गया, पता नहीं किए थे कि नहीं। अच्छा, एक और क्वेश्चन किसी का भी, जल्दी बोलिए। by square equals to 1 and a dash x square plus b dash y square equal to 1 is equals to 1 should intersect orthogonally is that 1 by a minus 1 by b equal to 1 by a dash minus 1 by b dash, so that the condition ऐसा minus होता है, ठीक है, yes sir, it is 1 by a minus 1 by b, आंसर के पास, लेकिन गलती कर दी है सर, अच्छा ठीक है, सर नॉर्मल जोड़े थे हम, और मिल गया ना, चलिए यही दिखाना है ना मिलन, yes sir, ठीक है, बार बार क्वेश्चन 2-3 बार देख लीजिएगा, कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, ये सर, हाँ, यहाँ पे सबसे पहला चीज डिफरेंशिएट करके dy by dx निकाले, कारण है कि मेरे पास ऑर्थोगोनली बोल रहा है, तो ऑर्थोगोनल का कंडीशन लगाएंगे, तो अगर ऑर्थोगोनल तो वैसे केस में dy by dx का जो प्रोडक्ट होगा c1 और c2 वो कितने के बराबर, -1 के बराबर,
नहीं पढ़े हम लोग, dy by dx का जो प्रोडक्ट होगा C1 और C2 का वो कितने के बराबर, -1। क्यों, ऑर्थोगोनल है इसलिए, ठीक है, बस उसी कॉन्सेप्ट से चलेंगे। यहां से डिफरेंशिएट किए C1 से, तो हमको मिला क्या, 2ax प्लस 2by dy by dx इज इक्वल्स टू 0। क्या डायरेक्ट लिख दें, अच्छा एक तो लिख ही देते हैं ना, 2ax प्लस 2by dy by dx इज 0। तो dy by dx ऑफ C1 कितना, ठीक है, x by y ऐसा। अच्छा C2 के लिए जो dy by dx ऑफ C2 आएगा दैट इज इक्वल्स टू माइनस a डैश by b डैश और x by y मल्टीप्लाई कर दिए, इस कंडीशन को लगा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दिए, तो मल्टीप्लाई करके a डैश by b डैश into x square by y square and it should be equals to -1, इतना होगा। अब बोलिए x square y square कहां से निकालें, आएगा, दोनों को इक्वेट कर देते, क्योंकि दोनों 1 के बराबर है, ठीक है, तो दोनों को इक्वेट कर देते। जैसे इक्वेट करेंगे फ्रॉम कर्व्स, बात ये करना चाहते हैं, तो ax स्क्वायर, ठीक है, देखिएगा दोनों को इक्वेट कर दिए हैं, अब ax स्क्वायर माइनस a डैश x स्क्वायर, a माइनस a डैश, हमको लगा b डैश माइनस b, हमको ऐसा लगा, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक, उधर भेज दिए, अब तो सही है ना, ठीक, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर निकाल के वहां पे पुट करेंगे, यही कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह चाहिए बस, पुट कर रहे हैं, तो a डैश बाई b डैश इनटू एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर के जगह पे b डैश माइनस b बाई a माइनस a डैश और इट शुड बी इक्वल्स टू -1। सॉल्व कर लीजिएगा, अरेंज कर लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है, ठीक। करने के लिए क्या कीजिएगा वो भी बता देते हैं, इसको पहले इधर भेज दीजिएगा, इसको नीचे ले जाइएगा, मतलब a वाला राइट साइड और b वाला लेफ्ट साइड डिवाइड कर दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है, ठीक, चलिए खत्म। प्रूव करने में दिक्कत होता है, हर हमेशा जब भी है ना, मतलब सब्जेक्टिव रहे या ऑब्जेक्टिव रहे, ध्यान रखिएगा एक चीज, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो किसी चैप्टर का, मतलब कि अप टू 30 क्वेश्चंस, जितना आप स्टेटमेंट लिखिएगा ना आपको क्लियरिटी मिलेगा, वो आपका है ना टाइम पास नहीं होता है, वो आपको क्लियरिटी देता है, अप टू 30 क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का, और उसके बाद शॉर्टकट मारिए, जो जरूरत है वही लिखिए, बाकी छोड़ दीजिए, मगर 30 क्वेश्चन तक स्टेटमेंट्स जरूर लिखिए कि आप क्या किए हैं और क्यों किए हैं, ऐसा लिखने का आदत डालिए, खुद को समझाइए, नहीं तो खाली वही क्वेश्चन बनेगा जो बना रहे हैं, नया आएगा तो बनेगा नहीं, फिर हटा दें इसको, ठीक है, लिख लीजिए सब कोई। अब कुछ डाउट बचा ना तो बाद में डील कर लेंगे, थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए नया चैप्टर है मोनोटोनिसिटी, इसका मतलब ये हुआ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ये चीज पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, पार्ट बाई पार्ट टर्म को समझते चलिएगा, ठीक है। सबसे पहला हम बात कर रहे हैं ओनली इंक्रीजिंग पे, तो देखिए क्या होगा, ग्रेटर के साथ इक्वल रहेगा, लेस के साथ इक्वल रहेगा, ओनली इंक्रीजिंग या फिर ओनली डिक्रीजिंग, वैसे केस में ग्रेटर के साथ इक्वल या लेस के साथ इक्वल टू, मेन काम का चीज कौन है, इक्वल टू। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर बोलेंगे, इंक्रीजिंग का मीनिंग बताने का जरूरत नहीं है, मतलब बढ़ता है, ठीक है, मगर फिर भी मैथमेटिकली तो हम बताएंगे ही, अभी वर्ड से फैमिलियर करवा रहे हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोले या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोले तो वैसे केस में केवल ग्रेटर होता है या लेस होता है, डिफरेंस देख लीजिए आमने सामने, ओनली में ग्रेटर इक्वल या लेस इक्वल, स्ट्रिक्टली में
कहीं इक्वल टू नहीं होल्ड करता है, कहीं इक्वल टू होल्ड नहीं करता है। दूसरा बात, मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है, इसी वन पॉइंट का ये ए था, बी था, सी था। वर्ड का मीनिंग केवल बता रहे अभी। मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक कहने का मतलब या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और नहीं तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। मतलब क्या समझे हम ये समझे स्ट्रिक्टली वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब मोनोटोनिक फंक्शन। तो मोनोटोनिक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को बोलते हैं। मोनोटोनिक कभी नहीं बताएगा बढ़ रहा है कि घट रहा है। मोनोटोनिक ये बताएगा बढ़ रहा है तो केवल बढ़ रहा है और घट रहा है तो केवल घट रहा है, वही स्ट्रिक्टली का मीनिंग होता है। अब यहाँ पे जो आपसे बोला गया केवल बढ़ रहा है केवल घट रहा है, उस चीज को समझा रहे और कंडीशन बता रहे, ठीक है। सबसे पहला मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, देखिए इसमें भी 3 कैटेगरी होता है, पार्ट बाय पार्ट देखते चलेंगे। सबसे पहला, अगर कभी ये ऐसे चला गया इस तरीके से, ठीक है, तो देखिए किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ लेट बी x1, किसी एक पॉइंट पे खत्म हुआ x2, ऐसा। तो x का वेरिएशन दिखा, उसके अकॉर्डिंग y पे हमको यहाँ पे fx1 मिलेगा और y पे हमको यहाँ पे fx2 मिलेगा। अब बेसिक डेफिनेशन है ये, तो बेसिक डेफिनेशन बोलिए या बेसिक कंडीशन बोलिए, कहां लगेगा हम आपको बताएंगे, मगर नाम याद रखिएगा, बेसिक डेफिनेशन या बेसिक कंडीशन क्या है। अगर कभी भी x2 ग्रेटर देन x1 हो, अगर x2 ग्रेटर देन x1 हो, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक रिलेशन हो, उसके साथ एंड इफ, इसके साथ अगर, ठीक है, इसके साथ अगर fx2 ग्रेटर देन fx1 मिल गया, तो वैसे केस में आप बोलेंगे देन फंक्शन fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल a से b, इस इंटरवल के भीतर, सॉरी x1 से x2, इस इंटरवल के भीतर मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्या सीखे अभी वो देखिएगा, क्या सीखे अभी ये देखिएगा। अगर x2 ग्रेटर देन x1 है और fx2 ग्रेटर देन fx1 है, तो इसका मतलब है कि fx जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो ठीक है सर, वही चीज तो आप रिपीट किए। अरे नहीं, हम आपको दूसरा चीज बता रहे हैं। इंडिपेंडेंट के बीच जो साइन, अगर फंक्शन को अप्लाई करके वही साइन रह गया, इसका मतलब है फंक्शन इंक्रीजिंग है। फिर से सुना है, इंडिपेंडेंट में जो साइन इनइक्वालिटी होल्ड कर रहा है, फंक्शन के एप्लीकेशन के साथ अगर इनइक्वालिटी चेंज नहीं किया, इसका मतलब है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन कैसे रहेगा, छोटा सा चीज है, देखिए अगर बाय द वे ये बोला कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2 एंड trigonometrical ratio of θ1 is greater than trigonometrical ratio of θ2, तो बताइए जो t है is trigonometrical function is increasing कि decreasing, क्या बोलिएगा, वो इंक्रीजिंग। मेन यही चीज था, हमको नहीं पता t कौन सा फंक्शन है, हमको नहीं पता t कौन सा फंक्शन है, बस नाम बोल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो आपको चाहे कुछ भी यहां दे दे, अगर इनइक्वालिटी चेंज नहीं किया, इसका मतलब है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। ये एक अपने आप में क्वेश्चन होता है। दूसरा भी देख ही लीजिए, ठीक है, ये ए नंबर था। अब दूसरा देखिएगा, फिर कंडीशन और ऐड करेंगे इसमें। अभी दूसरा नंबर ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही है। ऐसे गया, ऐसे इस तरीके से, यहां पे कोई पॉइंट मेरा x1, यहां पे कोई पॉइंट मेरा x2, इस जगह पे fx1, इस जगह पे fx2, ऐसा है। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ही टाइप चल रहा है। अभी हम डिक्रीजिंग में गए नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही है, ठीक है। इसमें देखिए x2 ग्रेटर देन x1 और साथ ही साथ
आप ये भी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, हमको बोलने का जरूरत नहीं। fx2 ऊपर है, fx1 नीचे है, तो ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। fx2 इज ग्रेटर देन fx1, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, इसलिए अगर हम फंक्शन उस पर अप्लाई भी किए तो भी वो इंक्रीजिंग, मतलब कि इनइक्वालिटी चेंज नहीं किया, क्योंकि मेरे पास ये इनइक्वालिटी नहीं चेंज हो रहा है, तो फंक्शन कौन से टाइप का? इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ये कॉन्सेप्ट है। मगर आपको डिफरेंस तो दिखा ना ए और बी में, है कि नहीं? कॉन्सेप्ट तो वही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक वर्ड के साथ चल रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मगर एक का नेचर ऐसा है और एक का नेचर वैसा है। क्या बोले थे उमंग, एक बार फिर से? पूरा वैसा, वही तो। ओह अच्छा अच्छा, ये बात एकदम मतलब फतेह का बोल देते कभी कभार। चलिए ठीक है, और एडिशनल बात इसमें कॉनकेव अप की डाउन? ये कॉनकेव अप, जिसको नहीं पता कॉनकेव क्या होता है, आज ही हम सुने, सर बोले कि ऑप्टिक्स कुछ दिन में पढ़ाएंगे, ठीक है। ये ऐसे होता है ना, अरे कटोरा, ये कटोरा, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कॉनकेविटी है, सी 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 यू, उसका वो गहरा वाला पार्ट ऊपर की तरफ, ऐसे ये हुआ कॉनकेव अप, और ऐसे टोपी होता है टोपी, ये कॉनकेव डाउन, ये कॉनकेव डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे कॉनकेविटी ऊपर की तरफ है, कॉनकेव अप, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कॉनकेव अप, आपको बताए थे केमिकल काइनेटिक्स में, F डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर कभी कॉनकेव अप होता है, डबल डेरिवेटिव क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो जाए तो कॉनकेव अप होता है, कॉनकेव अप होता है, ठीक है। एडिशनल फैक्टर है, सब अपने आप में मीनिंग रखता है। मिनिमम मैक्सिमम इसी जाएगा क्या? हाँ, मिनिमम मैक्सिमम इसी जाएगा क्या? मैक्सिमा मिनिमा, यस सर। हाँ हाँ बताएंगे, आने दीजिए उसको आने दीजिए, उस समय भी बताएंगे, ठीक है। अभी रखते हैं कॉनकेव डाउन, कॉनकेव डाउन, तो जैसा आप कॉन्सेप्ट देखे उसके अकॉर्डिंग डबल डेरिवेटिव क्या होगा? लेस देन 0 होगा, ठीक है। कॉनकेव डाउन डबल डेरिवेटिव लेस देन 0, कॉनकेव डाउन डबल डेरिवेटिव लेस देन 0। अब बताइए अगर डबल डेरिवेटिव 0 हो जाए तो उमंग, यस सर। डबल डेरिवेटिव 0 हो जाए तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। बस यही चीज उस दिन आप पूछे थे, आज हम पूछ दिए, ठीक है। सी नंबर देखिएगा फिर से एक बार, मान लीजिए कोई लाइन ऐसे गया, तो आप तो कह सकते हैं ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही है, ये x1 और ये कौन x2, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे fx1 और यहाँ पे fx2, यहाँ पे fx2, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, दिख रहा है हमको कि हाँ इंक्रीज कर रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कि x2 ग्रेटर देन x1, तो फंक्शन अप्लाई करके fx2 ग्रेटर देन fx1, फंक्शन अप्लाई करके fx2 ग्रेटर देन fx1, ऐसे केस में क्योंकि कॉनकेविटी है नहीं, तो डबल डेरिवेटिव का जब बात करेंगे तो इट विल बी इक्वल्स टू 0, यानी कि मेरा जो फंक्शन है वो लीनियर फंक्शन, मेरा फंक्शन कैसा? लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन इंक्रीजिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे कहां लगेगा और कहां नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरा एक और चीज सुनते चलिए, अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन समराइज करता है, यानी इसके साथ ही आप लिखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि f डैश x ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आपके दिमाग में हिट करना चाहिए, f डैश x ग्रेटर देन 0, फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा। अगर मान लेते हैं हम आपसे ये बोलें कि डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, कौन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? फर्स्ट डेरिवेटिव की फंक्शन, फर्स्ट डेरिवेटिव जो पॉजिटिव होगा, वो जिसका भी डेरिवेटिव है, तो f डैश x का ये डेरिवेटिव है, जो पॉजिटिव होगा वो जिसका भी डेरिवेटिव है, वो फंक्शन चाहे कुछ भी नाम हो, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आपको तीन चीज बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला कॉनकेव अप,
कॉनकेव डाउन और लीनियर, कॉनकेव अप, कॉनकेव डाउन और लीनियर फंक्शन इस तरीके का। कॉनकेव अप है डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, कॉनकेव डाउन है डबल डेरिवेटिव लेस देन 0, लीनियर है डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 0। अगर इसमें ये है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो चाहे कॉनकेव अप हो, डाउन हो, लीनियर हो, सिंगल डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट, अगर कभी भी कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो फंक्शन के एप्लीकेशन के साथ, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है तो फंक्शन के एप्लीकेशन के साथ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो उल्टा भी तो बोल सकते हैं। फिर से सुनिएगा एक बात, अगर fx2 ग्रेटर देन fx1 है और f को हटा दें तो क्या मिलेगा, x2 ग्रेटर देन x1। वैसे केस में फंक्शन f जो होता है वो कैसा होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अभी जो बात आपको बोले ना इतना समझाते समझाते, अगली बार मतलब ये बोर्ड हटा के और उसके बाद हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखवाते हैं। आज जो सीखिएगा पूरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उसी पे काम करेगा, बस धीरे धीरे उसमें एक एक कॉन्सेप्ट ऐड होता जाएगा, मगर ये तो अब पूरे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में चलेगा। नोट कीजिए और थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा ताकि आज जितना खत्म कर लेना तो बढ़िया रहेगा। तो इंग्लिश पढ़ कहाँ रहे हैं हम, आपको बोले लैंग्वेज वाला बात जब बात कर रहे हैं बोला जाता है पॉजिटिव और लिखा जाता है ग्रेटर देन 0, समझे ना। ठीक है, अगर मान ले रहे हैं कि धीरे धीरे मेरे ग्राफ का जो एंड पॉइंट है वो y बढ़ने लगा और x उतना नहीं बढ़ रहा है, मतलब समझे क्या बोले हम, सुनिएगा। हम ये बोल रहे हैं कि x के अकॉर्डिंग y जो है कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है, ठीक है, कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, एकदम ठीक। बस ग्राफ खाली खींचने से नहीं होता है, इसको समझना भी पड़ता है कि क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x और y लगभग एक प्रोपोर्शनल में चल रहा है यहाँ तक, मगर इसके बाद आप देखेंगे तो x अगर इतना सा बढ़ेगा तो y आपको इतना बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो x का जो इंक्रीजिंग रेट है वो y से कम हो जाएगा, y से कम हो जाएगा। और उस वाले में क्या हो रहा है, उस वाले में बी में बढ़े जा रहा है भाई, उतना नहीं बढ़ पा रहा है। चलिए ठीक, हम आपकी बात को मान गए। अब पूछने का बारी आ गया, dx by dt is greater than dy by dt। बोलिए a ग्राफ की b ग्राफ, c का सवाल ही नहीं उठता है। dy by dt है, dy by dt, ठीक है। तो a ग्राफ की b ग्राफ, सेकेंड ग्राफ, x increases more with respect to y। यहाँ देखिए x का इंक्रीमेंट अगर इतना हुआ, कहीं भी ना आप लीजिएगा, x का इंक्रीमेंट अगर इतना हुआ तो y का इंक्रीमेंट इतना सा है। आपको दिख रहा है ना डिफरेंस, ठीक है। ऐसे ऐसे भी है ना, क्वेश्चन में कभी बार पूछा जाता है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग सोचना पड़ता है। हर चीज, हर बात जितना बोलते हो उतना लिखने लगेंगे तो आपका कॉपी भर जाएगा खाली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट से। तो इसमें जितना बोला गया उसमें से जो जरूरी बात है, जो जनरली हर एक क्वेश्चन में यूज में आता है, लिखेंगे, मगर जो छोटा छोटा भी डिस्कशन कर रहे हैं उसको ग्राफ को देख के खुद से एनालाइज करने आना चाहिए, और जिसको नहीं समझ में आएगा उसको पूछना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप में से किसी को कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो जरूर पूछ लें। सब आ गया ना, चलिए ठीक। पॉइंट्स related to strictly increasing function, ठीक। बस जो अभी हम लोग बात किए ना वही सबसे पहला, ठीक है, f dash x ग्रेटर देन 0। याद रखिएगा केवल इसका बात हो रहा है और किसी का कोई डिस्कशन नहीं, f dash x ग्रेटर देन 0। दूसरा x ग्रेटर देन y, इसका मतलब है fx ग्रेटर देन fy, या फिर अगर a लेस देन b तो fa लेस देन fb होगा, ठीक है। ऐसा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में इनइक्वालिटी है, डिपेंडेंट वेरिएबल में वही इनइक्वालिटी यूज होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इन केस ऑफ
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन या केवल इंक्रीजिंग फंक्शन, दोनों के लिए है, विथ एप्लीकेशन ऑफ फंक्शन इनइक्वालिटी, with application of function or removal of function inequality does not change, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए जैसे मेरे क्वेश्चन में क्या दिया है वो सुनिएगा, h of g of x, ठीक है, is greater than h of g of 2x minus 1, ठीक। क्वेश्चन में ये बोला h एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, g एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो फाइंड इंटरवल ऑफ x, फाइंड इंटरवल ऑफ x, x का इंटरवल फाइंड करो। बोलिए कैसे बनाएंगे? हाँ क्या बोल रहे थे उमंग? ठीक, सबसे पहला चीज h बोला इंक्रीजिंग, तो दोनों तरफ से h हटा देंगे, तो हटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहीं पे सॉल्यूशन, gx ग्रेटर देन g 2x माइनस 1 मिलेगा। फिर g भी बोला इंक्रीजिंग, तो जब इसको हटाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, बस इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, इसी एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे पूरा क्वेश्चन बनेगा। g हटा दिए, इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, मतलब आया x ग्रेटर देन 2x माइनस 1। अब सॉल्व करना है, x को उधर भेज दीजिए, 1 को इधर ले आइए, तो 1 इज ग्रेटर देन x, यानी x इज लेस देन 1, यानी x बिलोंग्स टू कहां से कहां, माइनस इंफिनिटी से, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन रहता है, तो ये चीज इसी ऐसे ही क्वेश्चन पे ही अप्लाई होता है, जब केवल मेरे पास फंक्शन का नेचर दिया हो, मतलब वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, केवल नेचर दिया हो, और उसके कॉन्सेप्ट पे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये काफी एवरग्रीन क्वेश्चन है, बहुत बार आता भी है, ठीक है, मिलेगा भी हर जगह। इतना हो गया। उसके बाद फोर्थ नंबर, ठीक है, फोर्थ नंबर आप ये कह सकते हैं, इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इट मे बी कॉनकेव अप, कंडीशन बोलिए, with double derivative x greater than 0, और कॉनकेव डाउन क्या होगा, f डबल डैश x लेस देन 0, और f डबल डैश x इक्वल टू 0 इन केस ऑफ, किसमें, इन केस ऑफ लीनियर फंक्शन, इन केस ऑफ लीनियर फंक्शन, ठीक है। इतना चीज याद रखिएगा, ये काम का चीज है, ये काम का चीज है। अगला पॉइंट बता दें आपको, अगला पॉइंट, ये सबसे बेसिक पार्ट है, उसके अकॉर्डिंग इन केस ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव, सही कि गलत, स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव, अरे कुछ नहीं, इसी चीज को वहां लिखे हैं हम। अभी क्या बोले, स्टेटमेंट में ग्रेटर देन 0 नहीं बोलते हैं, स्टेटमेंट में पॉजिटिव बोलते हैं, बस वही चीज लिखा हुआ है। और स्लोप किस चीज को डिनोट करेगा, स्लोप f डैश x है, तो f डैश x ग्रेटर देन 0 मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरा पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब ये आप कह सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ दैट इज थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, सही कि गलत, ऑलवेज लगा है, हाँ अब ठीक है, दैट इज थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 इन जनरल तौर पे थीटा 0 से π/2 होता है, मगर ऑलवेज नहीं होता है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है ना, घुमा के फिर पहुंचा देंगे, π/2 ऐड कर देंगे, 4π ऐड कर, सॉरी 2π ऐड कर देंगे, या 4π ऐड कर देंगे, या 6π ऐड कर देंगे, तो अलग अलग आएगा, तो ऑलवेज नहीं, जनरल तौर पे ऐसा होता है, जनरल तौर पे ऐसा होता है, ठीक है। ये था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, किसका, एकदम ठीक, इसलिए यहाँ पे वर्ड लगा है जनरल, ठीक है, ठीक।
बस वही बात है, ऐसा और ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मान लीजिए देखिए थर्ड में तो हम लोग जाते ही नहीं है ना। अगर एक टेंजेंट खींचिएगा, ऐसे खींचिएगा, नहीं तो ऐसे खींचिएगा, बताइए तो ऐसे टेंजेंट खिंचाता है? कहाँ से खींचा है? ऐसे खींचे तो आप देख लिए ना, मगर ये तो हमको इसमें और इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं दिख रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट एंगल जा ही नहीं सकता है ना। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे हमेशा, या तो एक्यूट लेंगे और नहीं तो ऑब्ट्यूज लेंगे। आप लाइन अगर उल्टा खींचते भी हैं तो भी वो सीधे की तरह दिखेगा, ठीक है। इसलिए चलिए इतना हो गया। अगला पॉइंट पे बात करें, सेकंड नंबर, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन, यही सब पॉइंट क्वेश्चन बनवाएगा आपसे, ठीक है। ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा चीज समझिएगा, अगर x1 लेस देन x2 है एंड fx1 लेस देन इक्वल्स टू fx2 है, देन वैसे केस में fx इज ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन, उधर बन गया, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो देखिए कौन सा एक ऐसा साइन है जो ओनली वर्ड लाया और वही साइन का एब्सेंस स्ट्रिक्टली वर्ड लाया, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू। अब इसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। ग्राफ आप चाहे उसको कॉनकेव अप बनाइए, डाउन बनाइए, लीनियर बनाइए, मगर उसके बाद वो क्या करेगा ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। देखिएगा बना रहे ऐसे, ठीक ना। देखिए ग्राफ कैसा है, इस जगह से ये स्टार्ट ही हुआ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये डी। बोलिए ए से बी स्ट्रिक्टली की ओनली इंक्रीजिंग, देखिए ए से बी हमको ऐसे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है कि नहीं, हाँ कि ना? अरे ए से बी रे भाई, बी यहाँ खत्म हो गया तो इसके आगे काहे देखेंगे? आगे नहीं, पीछे देख रहे सर। तो पीछे ही देख रहे नहीं, इतना धुंधला कर रहे थे किस लिए कि यहीं से स्टार्ट हुआ है। अच्छा ठीक। अब ठीक है, इस तरीके का। तो ए से बी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बी से सी में, बी से सी में कांस्टेंट, नाइदर, ठीक है। बी से सी में नाइदर, ना तो इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग, ऐसे पैरेलल है ना, पैरेलल है तो कैसे बोलिएगा बढ़ रहा है कि घट रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कांस्टेंट। और सी से डी में, सी से डी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब अगर पूछ दिया ए से डी बताओ, ए से डी, तो हम देखें इंक्रीज कर रहा है और पैरेलल बना हुआ है, इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव और पैरेलल बना हुआ है तो इक्वल टू 0, इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव और पैरेलल बना हुआ है तो इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। इस कारण से ऐसा ही होता है ओनली इंक्रीजिंग। ओनली इंक्रीजिंग में कोई ना कोई सेगमेंट जरूर ऐसा होगा जहां वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। तो हमेशा ओनली इंक्रीजिंग में ध्यान रखिएगा, बीच में कोई ऐसा इंटरवल होता है जहां पे कि मेरा ग्राफ, मेरा फंक्शन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, तब कहीं जाके उसको ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं और वो इक्वल टू साइन कंटेन करेगा, ठीक है, इक्वल टू कंटेन करेगा। तो आप कह सकते हैं इफ x बिलोंग्स टू ओपन ए से लेके बी तक, देन fx is only increasing, fx is only increasing function, ठीक है। मगर ए से डी में ओनली इंक्रीजिंग, ए से बी में क्या था, स्ट्रिक्टली था, और बी से सी में क्या था, कांस्टेंट था, सी से डी में क्या था, स्ट्रिक्टली था। तो अगर x बिलोंग कर गया ए से बी तो उस समय fx मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर x बिलोंग कर गया ए से डी तो वैसे केस में फंक्शन मेरा ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत? अच्छा तो ये बताइएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या क्या पॉसिबल? स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव, नेचुरल नंबर मतलब
हाँ, पॉजिटिव रियल नहीं, इंक्लूडिंग जीरो। Yes. हाँ, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। आप थोड़ा सोच के बताइएगा, अगर ये बोला गया कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मान लीजिए बोला ही गया, ये बोला ही गया, तो बताइए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कि ओनली इंक्रीजिंग? Strictly increasing, sir. स्ट्रिक्टली, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। देखिए ऐसा ऐसा छोटा छोटा चीज आपके क्वेश्चन में रहता है, ये आपको पता है, आप पढ़े, बहुत क्वेश्चन पढ़े, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं पढ़े, दूसरा जगह तो पढ़े। तो ऐसा चीज आपके क्वेश्चन में बोलेगा, सीधा सिंपल नहीं बताएगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इनडायरेक्ट वे में कोई हिंट देगा कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ऐसा हर चीज आपको समझ में आना चाहिए। अगर बोल दिया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट बिलोंग्स टू होल नंबर, क्या बोलेगा? ओनली इंक्रीजिंग। होल नंबर मतलब जीरो इंक्लूडेड, ठीक है, वैसे केस में ओनली इंक्रीजिंग। ठीक, यहीं पे छोड़ देते हैं, आप इसको भी लिख लीजिएगा। चलिए नोट कीजिए, कहीं पे कोई दिक्कत है पूछिए। देखिए नेक्स्ट थर्ड नंबर पे बात कर रहे हैं, थर्ड नंबर है अपना, ठीक है, ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन, ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन, ओनली डिक्रीजिंग, ओनली डिक्रीजिंग है तो सबसे पहला चीज f डैश x लेस देन इक्वल टू 0। दूसरा चीज इफ x1 ग्रेटर देन x2, ठीक, देन बोलिए fx1 और fx2 कैसा इनइक्वालिटी? लेस देन इक्वल टू। बस डिक्रीजिंग अगर आया, डिक्रीजिंग वर्ड आया, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ ग्रेटर है तो यहाँ लेस होगा, अगर यहाँ ग्रेटर है तो यहाँ लेस होगा, इंटरचेंज हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। थर्ड आप कह सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव विथ या इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो। चलिए तीसरा हो गया। चौथा पॉइंट इसी के बारे में, आप ये कह सकते हैं इन ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन, इन ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन fx contain some interval जहां क्या होगा, where tangent पैरेलल टू x एक्सिस, टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इसका मतलब हुआ कि f डैश x मेरा लेस देन 0 भी हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है। ग्राफ कैसा होगा, तो देखिए डिक्रीजिंग है, ऐसे आया, ऐसे चला, फिर यहां से ऐसे गिर गया। हाँ, पॉइंट पे बात कर रहे हैं, ए बी सी और यहाँ पे डी है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अगर बोला गया कि x बिलोंग कर रहा है a से लेके d तक, तो आप बोलेंगे fx मेरा इज ओनली डिक्रीजिंग, fx इज ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, fx ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन। इतना ही चीज आपको यूज करना है, ओनली डिक्रीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। पहला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग विथ कॉनकेव अप, ठीक है, पहला चीज। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ ऐसे बनेगा, कॉनकेव अप हो गया, ठीक है, कॉनकेविटी इधर साइड में है, ये कॉनकेव अप है, कॉनकेव अप। अब बोलिए f डैश x लेस देन 0, अगर ये कॉनकेव अप है, कंडीशन बोलिए, ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0, ये चीज कह सकते हैं। अगर इसमें हम बात करें फिर से वही बेसिक पॉइंट का x2 और यहां कहीं पे मेरे पास x1, तो वैसे केस में fx1 और fx2, देखिए डिक्लेरेशन कहां से मिलता है, अगर x1 लेस देन x2 है जैसा दिख रहा है, एंड fx2 fx1 जो ऊपर दिखा वो बड़ा है, जो नीचे दिख रहा है वो छोटा है, तो इनइक्वालिटी चेंज हुआ, हाँ कि ना? जिसको लगा ना चेंज नहीं चेंज हुआ, यहाँ देखिए 1 2 लिखा है, यहाँ देखिए 2 1 लिखा है,
आप इस बात में तो कभी कंफ्यूज ही मत होइए 12th क्लास में, ये सब छोटा छोटा चीज है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इन सब में फंसना नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ आप ये कह सकते हैं कि अगर एफ ए ग्रेटर देन एफ बी है एंड ए लेस देन बी है, तो वैसे केस में कंक्लूजन मिला कि जो फंक्शन एफ एक्स हुआ करता था वो स्ट्रिक्टली मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर आपको ये पता चला कि g ऑफ f ऑफ x ग्रेटर देन g ऑफ f ऑफ a है, और आपको बाद में पता चला कि x लेस देन a है, x लेस देन a है, बोलिए क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी बोलिए, पॉसिबिलिटी। सर एफ डिक्रीजिंग हो सकता है, जी इंक्रीजिंग हो सकता है, जी इंक्रीजिंग, एफ डिक्रीजिंग, f डिक्रीजिंग, और पॉसिबिलिटी बोलिए। इसका जस्ट उल्टा सर, जी डिक्रीजिंग, एफ इंक्रीजिंग, g डिक्रीजिंग f इंक्रीजिंग, और यस सर, और कोई, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, एकदम ठीक आप बोले। देखिए अब इस चीज को समझाते हैं। अगर कभी भी मेरे पास इवन नंबर ऑफ फंक्शन है, दो है, मतलब इवन नंबर ऑफ फंक्शन है, अगर इवन नंबर ऑफ फंक्शन है और उसके रिमूवल के बाद अगर इनइक्वालिटी चेंज हो रहा है, इसके रिमूवल के बाद अगर इनइक्वालिटी चेंज हो रहा है, तो एक इंक्रीजिंग तो एक डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। अगर ऑड नंबर रहेगा तो इसका मतलब क्या है? दो इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग, या दो डिक्रीजिंग एक इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। इस तरीके से सोच के चलिएगा। आपको एक दो क्वेश्चन लिखिएगा, अपने से पता चल जाएगा, वैसे तो हम लोग डील करेंगे, नोट कीजिएगा। चलिए यहां तक हो गया, चार टाइप का हो गया, डील हो गया। खास करके अभी किस पे बात कर रहे थे? कॉनकेव अप। दूसरा मान लीजिए ये बोला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन और कॉनकेव डाउन, ग्राफ कैसे बनेगा? इस तरीके से, ऐसा नहीं कि अभी घूम के ओवल बनाएगा, ठीक, वो सब हाथ का कलाकारी है, समझ जाइएगा अपना, ठीक है। ये ऐसे नीचे की तरफ आएगा कॉनकेव डाउन। बोलिए एफ डैश एक्स, बोलिए लेस देन जीरो। डबल डेरिवेटिव बोलिए, क्या बोले? लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। अच्छा ठीक है, ऐसा आया, ठीक। इस तरीके का अपने पास कॉन्सेप्ट आया। x1 अगर ग्रेटर देन x2 है तो fx1 के बारे में बताइए, fx2 के साथ क्या रिलेशन होगा? यहाँ लेस की ग्रेटर, ये पूछ रहे सीधा। हाँ लेस देन हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, एकदम ठीक। चलिए बोलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट ग्रेटर देन जीरो कि लेस देन जीरो? आपको पता चल रहा है ना? सिंपल सोच लीजिए कि ऐसे एक लाइन आया और इसका x के साथ जो एंगल बन रहा है वो ऑब्ट्यूज है, वो ऑब्ट्यूज है। अगर वो ऑब्ट्यूज है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहे किसी भी लाइन पे हो वो हमेशा लेस देन जीरो होगा, ठीक है। आप थोड़ा सा एक चीज सोच के बताइएगा, dx by dt is less than dy by dt, बोलिए कॉनकेव डाउन की अप? हम रुक गए, एक सेकंड क्या, हम बैठ गए यहाँ, तो हम आपको 10 सेकंड देंगे। नहीं पता चल पा रहा क्या? देखिए जब भी नहीं पता चले ना, छोटा सा ट्रायंगल निकालिए, छोटा सा ट्रायंगल, ठीक है, छोटा सा ट्रायंगल, और छोटे से ट्रायंगल में देख लीजिए, ये है बेस जिसको x बोलेंगे, ये है परपेंडिकुलर जिसको y बोलेंगे, कौन बड़ा दिख रहा है? y वाला बड़ा दिख रहा है, तो y वाला बड़ा है, y वाला बड़ा है, ठीक है। तो आपको क्या पता चला? अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब कॉनकेव, कॉनकेव है, ठीक है, कॉनकेव डाउन। अब आपको एक चीज बताएं, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग उसको कॉनकेव से कोई लेना देना नहीं, कॉनकेविटी अपना कॉन्सेप्ट अलग रखता है। तो अगर कभी भी x का चेंज y के रिस्पेक्ट में, मतलब y के चेंज के साथ थोड़ा कम हुआ, ठीक है, कम हुआ, x का चेंज कम हुआ, y का ज्यादा हुआ, वैसे केस में आप हमेशा कॉनकेव डाउन बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है
या तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग हो या आपका फंक्शन डिक्रीजिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान रखिएगा, कॉनकेव डाउन के लिए ये कंडीशन है। अगर कोई ये बोल दिया कि dx by dy मॉड लेस देन 1, अब बोलिए तो मतलब क्या पूछ रहे वो बता दे। कॉनकेव अप और डाउन पूछ रहे, बस इतना ही। सी नंबर, मान लीजिए ये बोला गया कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लीनियर, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लीनियर इस तरीके का होगा, ठीक है। सबसे पहले बताइए स्लोप कैसा, स्लोप नेगेटिव। सेकंड डेरिवेटिव बोलिए इक्वल टू 0, dy by dx बोलिए लेस देन 0। कोई कंफ्यूज नहीं करेगा, dy by dx मतलब f dash x, ठीक है। dy by dx मतलब f dash x, ये चीज। तो ये रेट बता रहा है, ये रेट बता रहा है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट बता रहा है। तो आपको वहां पे देखना है लीनियर है कि कोई और फंक्शन दिया है, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। बहुत बेसिक स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन रहेगा, f dash x इक्वल टू 0 करके पॉइंट्स निकालते हैं और उन पॉइंट्स पे चेक करते हैं कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तब कहीं जाके हम लोग बताते हैं कि मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। आज आपको बता दिया गया किसको बोलते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, केवल इतना ही बताएं।